हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्ले इंस्टीट्यूट पे। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी लेके आए हैं। इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट कवर कर रहे होंगे, बिल्कुल बहुत ही कम टाइम में आपको सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी वीडियो चाहिए होगी तो आपको एक और वीडियो हम बना के दे देंगे, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, मतलब उतने क्वेश्चन करा देंगे कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैं अभी भी बता दे रहा हूँ, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी क्लास 10th वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो में जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके पेपर या बोर्ड पेपर में कभी नहीं आएगा। ये मेरी गारंटी है और मैं ये आपको सामने बोल रहा हूँ। आप पेपर देने के बाद आएंगे तो इस वीडियो के बाहर से कॉन्सेप्ट से वीडियो नहीं आएंगे। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो चाहिए होगी तो वो भी बना के हम देंगे कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करा पाएंगे वो करा दिया जाएगा। तो अगर हम ये वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस चैप्टर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है। टफ क्यों लगता है उसका भी रीजन है, क्योंकि बहुत ही नई चीज़ होती है। बच्चे 9th से जम करके आते हैं 10th में, तो 9th में उतनी चीज़ें पढ़ी होती है, लेकिन 9th और 10th का कोई रिलेशन इसमें है नहीं। ये बहुत ही नया चैप्टर है, तो बच्चों को थोड़ी चीज़ें दिक्कत देती हैं। तो लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट कवर करा रहे होंगे। एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट कवर करा रहे होंगे। जो भी वीडियो एक घंटे 1.5 घंटे की वीडियो होगी, इसको बैठ कर देख लीजिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट बेसिक से कवर हो जाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मेरी जिम्मेदारी है कि सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाना। तो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपके इलेक्ट्रिसिटी में टॉपिक आता है वो आता है चार्ज। जो सबसे पहला टॉपिक आता है चार्ज। चार्ज क्या होता है? अब अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज होता है एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी मैटर की। क्या होती है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। ये मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। मान लो मैटर है आपका, वो कई सारे एटम्स से मिलकर बना होता है। अब एटम्स के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। आपने शायद पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ये चार्ज की बात आई कहां से? अगर चार्ज की बात कहां से आई इसकी बात करें तो चार्ज जो है आपका, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि भाई जो हमारे मासेज हैं, अगर दो मासेज हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। किस फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे ही जब हम एटॉमिक लेवल पे जाके बात करेंगे, यानी एटम्स के अंदर जाके बात करेंगे, तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास भी तो मास है भाई। अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी कोई एक इलेक्ट्रॉन है, किसी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि भाई क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, तो एक दूसरे को क्या करना चाहिए? अट्रैक्ट करना चाहिए। लेकिन हमने जब रियलिटी में देखा तो हमने देखा कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा फोर्स से ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो रिपल्सन वाला फोर्स है वो डोमिनेटिंग है अट्रैक्शन वाले फोर्स के ऊपर। अट्रैक्शन वाला फोर्स कम है, रिपल्सन वाला फोर्स ज्यादा है, ये हमने देखा। तो हमने सोचा भाई एक इनके पास तो मास है, इनका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आपको पता होगा कि होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये दोनों एक दूसरे को क्या करना चाहिए? अट्रैक्ट करने चाहिए थे, लेकिन अट्रैक्ट ना करके ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब रिपेल करते हैं तो कोई ऐसी चीज होगी, कोई ऐसा फोर्स तो होगा जिसकी वजह से ये रिपेल कर रहे हैं। तो जब हमने उसकी स्टडी की, हमने बहुत ज्यादा फर्दर स्टडी की। आप क्लास 12 में जाओगे तो पूरी सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएगी, लेकिन अभी हम मोटा मोटा बता दे रहे हैं कि जब हमने फर्दर स्टडी की तो हमें पता चला कि इनके ऊपर क्या है? एक चार्ज है। ये क्या है? चार्ज है। और फिर और आगे स्टडी की तो हमने कहा कि इन दोनों के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर कोई चार्ज है तो जो लाइक चार्जेस होते हैं, अरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसके ऊपर जो चार्ज है वो उसके ऊपर भी यही वही चार्ज होगा, सेम पार्टिकल है भाई। तो हमने बोला कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब हमारे पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। जनरली हमारे पास कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं? अगर फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करेंगे तो हमारे पास 3 तरीके के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। अब जब हमने फर्दर स्टडी की तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसे सेम प्रोटॉन के साथ भी है, प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल कर रहा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन में कोई भी इतना ज्यादा, मतलब न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन की जब हमने स्टडी की, न्यूट्रॉन का मतलब इंटरेक्शन देखा, तो हमने देखा कि जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रॉन को रिपेल नहीं कर रहा है। उसके साथ में जो न्यूट्रॉन रखे हुए हैं वो न्यूट्रॉन उसको रिपेल नहीं कर रहा है भाई, वो उसको अट्रैक्ट ही कर रहा है। इसीलिए हमने समझ लिया कि न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज। क्या होता है?
नो चार्ज होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1.6 कूलम, और जो प्रोटॉन के ऊपर होता है सेम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन की जैसा, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये निगेटिव पॉजिटिव कोई ऐसा तो है नहीं कि हम एटम्स के अंदर जाके देखें, हमने एटम के अंदर जाके देखा नहीं है, लेकिन हमने क्या माना, हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये साइन कन्वेंशन है, हमने माना है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये होता है चार्ज की बातें। अगर हम चार्ज की बेसिक बात करें कि चार्ज की जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है कूलम। क्या होती है इसकी यूनिट, और इसको हम दिखाते हैं क्यू से। हम जो चार्ज को शो करते हैं वो क्यू से शो करते हैं, इसकी यूनिट जो होती है वो कूलम होती है। आप एक बार जो भी बोर्ड पे लिखा हो इसको एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि आप नोट्स बनाते जाइए। अगर नोट्स बनाते जाओगे तो आपको सारी चीजें समझ में आती जाएगी, लास्ट में आप रिवाइज करके जा सकते हो। तो हमने चार्ज की बात कर ली। अब इसके बाद जो हमारे चीज हमारे लिए पढ़ने में आता है वो आता है इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज के बाद क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट हुआ इसकी बात करेंगे। अब भैया हमने चार्ज तो पढ़ लिया कि चार्ज ये चीज होती है। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं ना। अब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है भाई, करंट तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि अपने मन से हम कुछ भी पढ़ लेंगे। तो मैंने कहा हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो जैसा नाम है वैसा काम है, बिल्कुल इसकी डिफिनेशन इसके नाम में ही छुपी हुई है। इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है, इसका मतलब मान लो चार्जेस, या इसको मान लो इलेक्ट्रॉन्स। जनरली हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही करंट मानते हैं। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक मतलब होता है चार्जेस, और करंट मतलब क्या होता है। आपने सुना ना कि वाटर करंट, हीट करंट, ऐसी चीजें बहुत आएंगी आपके सामने। जैसे जब वाटर फ्लो करता है तो उसको क्या कहते हैं, वाटर करंट। ऐसे ही हमारे जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट मतलब कुछ नहीं होता है, बहाव या धारा, इसको कह सकते हैं धारा। नदी बहती है तो उसकी कुछ धारा होती है, उसका कुछ बहाव होता है, उसे ही कहते हैं। तो करंट मतलब होता है बहाव या धारा, सॉरी। तो चार्जेस, जब चार्जेस हमारे फ्लो करते हैं, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, मान लीजिए हमारे पास कंडक्टर है, ऐसे कंडक्टर है हमारे पास, इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स भी होंगे। तो हम क्या करेंगे, जब ये चार्जेस फ्लो करेंगे, मान लीजिए चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ये चार्जेस इसके अंदर बह रहे हैं। अब बहते कैसे हैं भाई, आपने सुना होगा कि बैलेंसी मतलब जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फ्री होते हैं, मतलब एक घर से दूसरे घर जाने के लिए फ्री होते हैं। तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स के, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं उनको भाई उतनी इजाजत नहीं है, उतना मूव नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो हमारे कंडक्टर में बहुत ज्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो अच्छा कंडक्टर होता है, जैसा मेटल होता है, तो उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, या मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकते हैं। तो मैंने माना कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है। और हमने क्या ऑब्जर्व किया, सिंपली बात, अगर हम यहां से सबको हटा दें, अगर इनको हटा दें, हमारे पास कुछ नहीं पता है, हमें केवल इतना पता है कि यहां पे क्यू चार्ज है, बाहर वेट करें। क्यों, कितने भी चार्ज हो सकते हैं। कुछ क्यू चार्जेस हैं जो इसके गेट पे बैठे हुए हैं। मैंने कहा तुम गेट पे बैठे रहो, अभी तुम्हें कुछ करना नहीं जब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा क्यू चार्जेस, कई सारे चार्जेस हो सकते हैं, एक चार्ज हो सकता है, दो चार्ज हो सकता है, कई सारे चार्जेस। क्यू नंबर ऑफ चार्जेस, क्यू कूलम ऑफ चार्जेस इसके गेट पे बैठे हुए हैं। मैंने कहा मैं घड़ी देख रहा हूं, और जैसे मैं टाइम स्टार्ट करूंगा तैसे तुम भागना इधर। क्या करना, जैसे मैं टाइम स्टार्ट करूंगा तुम भागना। मैंने कहा क्यू चार्ज था और मैंने टाइम स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि टी टाइम में, कितने टाइम में, टी टाइम में इन्होंने इधर से यहां पहुंच गए, मतलब इन्होंने कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। अगर कोई क्यू चार्ज टी टाइम में कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस कर दे रहे हैं, तो इसका करंट क्या हो जाएगा, तो जो इसका इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक करंट जो हो जाएगा उसको हम आई से शो करते हैं, तो उसको कहते हैं क्यू बाई टी। इसे हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। क्या कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जो रेट ऑफ फ्लो है चार्ज का, अब रेट क्या होता है, जब किसी चीज को हम टाइम के साथ रिलेट कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि पहले मैं 2 रोटी खाता था, 4 रोटी खाता था, 6 रोटी खाता था। तो 2 रोटी, 4 रोटी, 6 रोटी मैं कब खाता हूं, मैंने कहा 2 रोटी मैं एक दिन में खाता हूं, मैं 2 रोटी एक बार में खा लेता हूं, 2 रोटी 10 सेकंड में खा लेता हूं, 2 रोटी 20 सेकंड में खा लेता हूं। अब मैंने इसको टाइम के साथ रिलेट कर दिया। क्या कर दिया, इसको टाइम के साथ रिलेट कर दिया। जब मैंने ये बता दिया कि 2 रोटी मैं एक दिन में खाता हूं या 2 रोटी मैं 10 दिन में खाता हूं, तो इससे आपको आइडिया ये लग जाएगा कि अच्छा भैया को इतनी भूख इतने टाइम में लगती है, या भैया की ये कैपेसिटी है कि 2 रोटी या 10 दिन में खा पाएंगे, या 200 रोटी 10 दिन में खा पाएंगे। तो जब टाइम के साथ रिलेट कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी कैपेसिटी क्या है। ऐसे ही जब हम चार्जेस को टाइम के साथ रिलेट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि करंट क्या है।
इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। रेट कोई चीज नहीं है, जब हम उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम क्या पता चल जाता है, हमें रेट पता चलता है। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, यहां से हमारे पास आई इक्वल टू क्या आ जाता है, क्यू बाई टी। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, हमें पता है कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो ये होता है कूलम पर सेकंड, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं एम्पियर। क्या कह सकते हैं, एम्पियर। जो हमारी करंट की एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट करंट की है, वो है क्या, एम्पियर। अब देखो भाई, एक एम्पियर जो करंट होता है ये बहुत बड़ा करंट होता है। अगर आपने सुना होगा कि एक एम्पियर करंट बहुत बड़ा करंट होता है। एक एम्पियर करंट जनरली हम यूज नहीं कर पाते। आपने जो डिवाइसेस देखी होंगी, वो कुछ डिवाइसेस आपने देखी होंगी, उस पर लिखा होता है कि इस पे माइक्रो एम्पियर करंट रेटिंग लिखी होती है, किसी पे मिली एम्पियर करंट रेटिंग लिखी होती है। मतलब वो मैक्सिमम करंट जो बियर कर सकता है उसके, वो माइक्रो एम्पियर में करंट बियर कर सकता है, उससे ज्यादा करंट बियर नहीं कर पाता है। तो ये माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर है क्या, तो वो क्या है, करंट की छोटी यूनिट है। अगर करंट की छोटी यूनिट की बात करें, स्मॉल यूनिट्स ऑफ करंट, क्या बात करें हम, स्मॉल यूनिट्स ऑफ करंट। अगर करंट की स्मॉल यूनिट्स की बात करें, तो अगर मान लीजिए मैंने कहा 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर में हमारे पास 10 टू पावर माइनस 3 एम्पियर होता है। कितना होता है, 10 टू पावर माइनस 3 एम्पियर। अगर हम माइक्रो एम्पियर की बात करेंगे तो 1 माइक्रो एम्पियर में होता है 10 टू पावर माइनस 6 एम्पियर। कितना होता है, 10 टू पावर माइनस 6 एम्पियर। तो ये होती है मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, ये जो करंट्स की क्या होती है, छोटी यूनिट होती है। अब करंट की अगर हम टाइप्स की बात करें, करंट दो टाइप का होता है। क्या होता है, करंट दो टाइप का होता है। जब आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ोगे तो उसमें भी लास्ट में टॉपिक आता है कि करंट के बारे में पूछता है, 2-3-4 बार क्वेश्चन भी आया बोर्ड में। तो अब करंट दो टाइप का होता है, उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप के करंट होते हैं आपके। तो जो हमारा करंट होता है ये दो टाइप का होता है। देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के करंट होते हैं। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आती तो आप एक बार कमेंट करिएगा, मैं फिर से उसको बिल्कुल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आपको बस इतना करना है कि कॉन्सेप्ट पढ़ लेने हैं, एक बार कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाइए। मैं एक वीडियो फिर से जरूर से बनाऊंगा जिसमें मैंने कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट करके रखे हुए हैं कि अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो उसके बाहर से क्वेश्चन आपके बोर्ड में नहीं आएगा। ये मेरी गारंटी है, मेरा वादा है कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ऐसे 20-25 क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं, उसके पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। 20-25 क्वेश्चन प्लस ये कॉन्सेप्ट, इसके बाहर कोई क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा। अगर आप एक दिन पहले भी पढ़ रहे हो तो इतनी मेरी गारंटी है कि आपका बोर्ड का पेपर करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी से तो नहीं छूटने वाला है। मैंने कहा आप करंट की टाइप्स ऑफ करंट की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ करंट। तो जनरली हमारे जो नॉर्मल बिहेवियर में, हमारे डे टू डे लाइफ में हम जो देखते हैं वो दो तरीके के करंट देखते हैं। कौन कौन से, दो तरीके के करंट होते हैं। एक तो पहला होता है जो हमारे पास, वो होता है डायरेक्ट करंट। क्या होता है, सुना भी होगा आप लोगों ने, डायरेक्ट करंट। और दूसरा जो होता है वो होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। अब डायरेक्ट करंट डीसी भी कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट को एसी भी कहते हैं। तो इसमें डिफरेंस बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट करंट क्या है, अल्टरनेटिंग करंट क्या है। आप पहली बार सुन रहे होंगे तो आपको मैं डिफरेंस बता दे रहा हूं। तो डायरेक्ट करंट का जो सबसे पहला पॉइंट है कि इट डज नॉट चेंजेस विथ टाइम। जो हमारा डायरेक्ट करंट है, इसकी डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन डज नॉट चेंजेस विद टाइम। जो इसकी डायरेक्शन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। इट्स डायरेक्शन डज नॉट चेंज विथ टाइम। इसकी जो डायरेक्शन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। बट इन द ऑल्टरनेटिंग करंट इट्स डायरेक्शन चेंजेस विथ टाइम। जो इसकी डायरेक्शन है वो टाइम के साथ चेंज होती है। अब भैया ये क्या है कि इसकी डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज होती है, इसकी डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। तो मैंने कहा जो आपकी डायरेक्ट करंट होती है, अगर उसका मैं ग्राफ बनाऊंगा तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है डायरेक्ट करंट का। अगर इधर मैं इस एक्सिस पे करंट प्लॉट कर रहा हूं और इधर टाइम के साथ, तो मैं देख रहा हूं कि टाइम के साथ अगर मान लो ऊपर मैंने पॉजिटिव मान रखा है तो ऊपर आपका जो हर टाइम पे देख रहा हूं, मैं हर टाइम पे देख रहा हूं आपका करंट क्या है, पॉजिटिव ही आ रहा है। यानी कि टाइम के साथ इसका करंट की डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही। भाई अगर एक टाइम पे पॉजिटिव है तो हर टाइम पे मुझे पॉजिटिव करंट ही मिल रहा है। इस टाइम पे भी पॉजिटिव करंट मिल रहा है, इस टाइम पे भी पॉजिटिव, इस टाइम पे भी पॉजिटिव ही करंट मिल रहा है। अगर एक ड्यूरेशन में देखेंगे तो डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। हाँ, बहुत लोगों के अंदर ये मिसकंफ्यूजन होती है और थोड़ा कम भी बताया जाता है स्कूलों में कि जो आपका डायरेक्ट करंट है वो कांस्टेंट करंट होता है। कांस्टेंट करंट नहीं होता है डायरेक्ट करंट। जैसा कि यहाँ पे मैंने कांस्टेंट करंट दिखा दिया है, ये कांस्टेंट करंट होगा या नहीं होगा ये जरूरी नहीं कि होगा ही होगा। मे भी आपका डायरेक्ट करंट ऐसे भी तो हो सकता है, यहां ऐसे डायरेक्ट करंट होता है, यहां पे वेरिएबल डायरेक्ट करंट है। केवल डायरेक्ट करंट की वैल्यू तो चेंज हो रही है लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है। यहां पे भी देख लीजिए,
हर टाइम पे अगर इधर आई है इधर टाइम है तो हर टाइम पे डायरेक्शन क्या है, मतलब डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव ही है। यहाँ पे वैल्यू तो चेंज हो रही है कि वैल्यू ऊपर नीचे फ्लक्चुएट तो हो रहा है, इसे हम कहते हैं वेरिएबल डायरेक्ट करंट। क्या कहते हैं, वेरिएबल डीसी, ठीक है, इसे हम कहते हैं वेरिएबल डीसी। अब अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अगर अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे तो इट्स डायरेक्शन चेंजेस विद टाइम, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो टाइम के साथ चेंज होती है। अगर मैं इधर आई प्लॉट करूंगा, इधर टाइम, मतलब आई अपने करंट को देखूंगा टाइम के साथ, तो वो कुछ ऐसे होगा, मतलब यहाँ पे देख लो, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होती रहती है। एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जिसकी डायरेक्शन क्या हो, जिस करंट की डायरेक्शन क्या हो, जिस करंट की वैल्यू क्या हो, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेंज होती रहे, उसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, इसकी डायरेक्शन नहीं चेंज होती है। अब जो दूसरा टॉपिक आता है, जो दूसरा मेन पॉइंट है, इसका सोर्स क्या होता है, हमारे जो डायरेक्ट करंट है इसका सोर्स क्या होता है। अगर हम डायरेक्ट करंट के सोर्स की बात करें तो जो हमारे जैसे घरों जो हम सेल्स यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, सेल्स, हम जो बैटरी यूज करते हैं, ये क्या होता है, ये सब डायरेक्ट करंट के सोर्स होते हैं। अगर इसके सोर्स की बात करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स की बात करेंगे, तो जो आपके अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है आपका जो क्या है, मतलब हाउस होल्ड सर्किट्स है, हाउस होल्ड सर्किट्स। अगर आपके घर जिस आप मोबाइल चलाते होंगे, घर में जब आप चार्जर लगाते हो, जब प्लग में चार्जर लगाते हो, तो वो जो चार्जर लगाते हो, जो उसमें जो आपकी सर्किट है, जो आपका पिन है, उसमें जो करंट आ रहा है वो होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट का हमारा जो सोर्स होता है वो क्या होता है, हाउस होल्ड सर्किट। जो हमारे पास हाउस होल्ड सर्किट्स है, हमारे पास हाउस होल्ड सॉकेट्स हैं, वो क्या होते हैं, वो अल्टरनेटिंग करंट के सप्लाई होते हैं। अब देखिए तीसरा जो मेन पॉइंट है, एक बार इसमें बोर्ड में क्वेश्चन भी आ चुका है। बोर्ड में क्वेश्चन क्या आया था कि कौन सा करंट अच्छा होता है। अब ऐसा कुछ बताना अच्छा नहीं है कि कौन सा करंट अच्छा होता है, कि भाई दोनों अल्टरनेटिंग करंट डीसी करंट दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, ये कहीं पे यूज होता है, ये कहीं पे यूज होता है। लेकिन जो एक जो मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इनके बीच में, कि देयर इज लेस लॉस इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, सॉरी ये तो डायरेक्ट करंट में लिख दिया मैंने, ये होगा आपको अल्टरनेटिंग करंट में। थर्ड पॉइंट इसमें होगा कि देयर इज लेस लॉस इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे आप अल्टरनेटिंग करंट को ले जाते हो, जैसे देखो जो आपके घरों में लाइटें आती हैं, जो ट्रांसफार्मर से, मतलब जो पावर हाउसेस से लाइटें आती है, बहुत दूर दूर पावर हाउसेस से आती है। तो जो लाइट्स आती है, जो आपकी घर में बिजली आती है, भाई उसमें बहुत कम लॉस होता है। जब अल्टरनेटिंग करंट का यूज करते हो, वो अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में आती है, तो जो अल्टरनेटिंग करंट का यूज करते हो तो हमें बहुत कम लॉस होता है। लेकिन डायरेक्ट करंट को अगर लॉन्ग डिस्टेंसेज में आप ले जाना चाहोगे तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंस फैक्टर है कि देयर इज लेस लॉस इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। एसी को अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट करें, एक शहर से दूसरे शहर ले जा रहे हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री लेके जा रहे हैं, तो क्या होता है, लंबे डिस्टेंस में अगर हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे बहुत कम लॉस होता है। एक सेकंड में देखूं कि हमारा वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, सब कुछ परफेक्ट आ रहा है। तो मैंने कहा कि ये हमारा होता है डीसी और एसी करंट के बीच में डिफरेंस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ में आता है, वो आपको मैं ये आशा करता हूं कि आपको ये चीज बिल्कुल यहाँ पे समझ आ जाएगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके लिए, वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आपके सिलेबस में है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहला टॉपिक जो है आपका वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाने के पहले मैं आपको एक कहानी सुना चाहूंगा, उससे पहले मैं थोड़ा पानी पीना चाहूंगा। तो पानी तो बगल में ही था तो मैंने पी लिया। हाँ, तो अब हम बात कर रहे हैं, सुबह के बज रहे हैं आई थिंक 4:30 बज रहे हैं, अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो जब भी आपको वीडियो मिलेगी तो आप एक बार जरूर बताइए किस टाइम आप वीडियो देखें, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं, सुबह होने वाली है, ठंडियों का मौसम है, जैकेट मैंने पहन रखी है। बट मेन काम है आपका पढ़ना, क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर्स आ रहे हैं। आप अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़िए, लेक्चर के नोट्स बनाइए, ईयरफोन लगा के पढ़ाई करिए, बिल्कुल डिस्टर्बेंस से दूर रहिए। नेक्स्ट लेक्चर अगर आप कहोगे, कमेंट करोगे, लाइक करोगे, मतलब लाइक करो चाहे ना करो, लाइक तो करने की जरूरत नहीं है, आप कमेंट करोगे तो मैं उसका लेक्चर का सेकंड पार्ट जरूर बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, जिन्हीं से ऐसे क्वेश्चन आएंगे। 20-22 क्वेश्चन मैंने ऐसे बना रखा है पीडीएफ, जो कि पीडीएफ मैं आपको दे भी दूंगा, उसको पढ़ के जाना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड में, ये मेरी गारंटी है।
तो मैंने कहा अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल छोड़ो, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैंने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। एक बार मैं घर पे बैठा हुआ था, तो घर पे मेरे एक मेहमान आए। मेहमान ने आके मुझसे पूछा, ये बताओ तुम्हारी पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल मगर देसी भाषा में बोले तो तुम्हारी औकात क्या है। क्या उन्होंने पूछा मुझसे तुम्हारी औकात क्या है। तो मैंने बोला कि आप बताओ तो किस चीज़ में औकात पूछ रहे हो, किस चीज़ में पोटेंशियल पूछ रहे हो मेरी। मतलब वैसे तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, क्रिकेट है, प्लेइंग है, मतलब क्रिकेट है, गेम है, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, स्टडी, बहुत सारी चीज़ों में किस चीज़ में आप पोटेंशियल पूछ रहे हो मेरा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं पोटेंशियल बताओ अपना। तो मैंने कहा कोई एक इंडिविजुअल चीज़ स्पेसिफाई तो करो, किस चीज़ के बारे में पोटेंशियल पूछ रहे हो मेरा, तभी तो मैं बता पाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने पूछा किस चीज़ के बारे में, तो उन्होंने बोला अपनी स्टडी के बारे में पूछो, स्टडी के बारे में बताओ कि तुम्हारा क्लास 10th बोर्ड में अच्छा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने बोला कि मतलब तुम क्लास 10th में अच्छे हो पढ़ने में कि नहीं। मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछूं कि आप क्लास 10th में अच्छे हो पढ़ने में कि नहीं। तो सबसे पहला जवाब जो आएगा, कि सबसे पहला जो आपके दिमाग में आएगा तो सबको लगता है ना कि मैं अच्छा ही हूँ पढ़ने में। तो ये तो सबको लगता है कि मैं अच्छा हूँ पढ़ने में, या बहुत लोगों को लगता है कि मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं बुरा हूँ पढ़ने में। लेकिन अच्छा पढ़ने में या बुरा पढ़ने में आपको कैसे पता चलेगा, जब तक आप अपने आप को किसी दूसरे बंदे से कंपेयर नहीं करोगे, जो हो सकता है वो आपसे पढ़ने में अच्छा हो या आपसे बुरा हो पढ़ने में, तभी तो आप कंपेयर करोगे। हम जनरली कंपेयर किससे करते हैं, जो हमसे बुरा होता है पढ़ने में। क्यों, जिससे हमारी ईगो को बूस्ट मिलती है, हमें अच्छा लगता है कि अच्छा हमें तो चीजें आती हैं। तो पहले हम एक किसी स्पेसिफिक बंदे से कंपेयर तो करेंगे। हम अपनी पोटेंशियल अपने आप से नहीं बता सकते ना। मान लीजिए अगर आपका बोर्ड का एग्जाम है, केवल एक बंदा बैठे, केवल एक ही आदमी बैठे, आप ही बैठो एग्जाम में क्लास 10th के बोर्ड में, या आप जेई नीट का पेपर दोगे, आप जेई नीट के पेपर में केवल अकेले बैठो। अगर अकेले बैठोगे भाई तो आपका कॉम्पिटिशन ही नहीं किसी से, आप तो पास ही कर दिए जाओगे, तो पास ही हो जाओगे। लेकिन कंपटीशन मेन कब आएगा, कब ये पता चलेगा कि आप कमजोर हो पढ़ने में, अच्छे हो पढ़ने में, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आप पास होंगे कि नहीं होंगे। कब कंपटीशन आएगा, जब बच्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे या कोई दूसरा बच्चा आएगा उस पेपर को देने, तभी तो कंपटीशन पता चलेगा। आप अकेले उस पेपर को दे रहोगे तो आपको तो कंपटीशन ही नहीं भाई, आप तो निकाल ही दिए जाओ, मतलब आप तो पास ही हो जाओगे। तो मेन जो लॉजिक है यहाँ पे बात करने का, इस टॉपिक पे बात करने का, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल भी सेम चीज है भाई, तुम किसी इंडिविजुअल बंदे की पोटेंशियल उससे पूछ के नहीं बता सकते हो, जब तक कि उसकी पोटेंशियल किसी दूसरे के पोटेंशियल से कंपेयर नहीं करोगे, उसको किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करोगे। कहते नहीं कि कंपेयर करना अच्छी बात नहीं, लेकिन कभी कभी कंपेयर करना अच्छी बात है, क्योंकि हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें कंपैरिजन आना चाहिए। तो मैंने कहा मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज है Q। अगर आपको पता नहीं है ये Q चार्ज है, ये अपने आसपास क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फैला के रखता है, या एक किसी दूसरे चार्ज को रिपेल कर सकता है या अट्रैक्ट कर सकता है। तो मैंने कहा यह पॉजिटिव Q चार्ज रखा है, ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड फैला के रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्लास 12 में पढ़ोगे अगर नहीं पता है तो, ये अपने आसपास क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फैला के रखता है। मैंने कहा कि यहां पे कोई एक चार्ज है, मान लो यहां पे कोई एक चार्ज है Q0, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यहां पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। मैंने कहा कि इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये बी पॉइंट पे रखा हुआ है, इस बी पॉइंट से इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मुझे इस ए पॉइंट पे लेके आना है। कहां पे लेके आना है, इस बी पॉइंट से मुझे ए पॉइंट पे लेके आना है। अब मुझे नहीं पता, अगर मैं सिंपली से पूछता कि इस पॉइंट की पोटेंशियल क्या है, ये सब मुझे ना पता होता, मैं सिंपली से आता, बाहर से गेट खोल के आता, मुझे ये नहीं दिख रहा है, मुझे ये सारी चीजें नहीं पता है, मैं कहता कि भाई इस ए पॉइंट की पोटेंशियल बताओ। मैंने कहा इस पॉइंट ए की पोटेंशियल बी ए है, तुम इसकी वैल्यू बताओ। तो मैंने कहा जब तक तुमने मुझे दूसरा पॉइंट दिया ही नहीं है, तब तक मैं किस पॉइंट से कंपेयर करूंगा कि इस पॉइंट की पोटेंशियल ज्यादा है या इस पॉइंट की पोटेंशियल कम है, मैं बता ही नहीं पाऊंगा। तो मैंने कहा कि इस पॉइंट की पोटेंशियल मैं इंडिविजुअली नहीं बता सकता हूं, जब तक प्रोवाइडेड ये है कि आप मुझे दूसरा पॉइंट नहीं दोगे। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने एक पॉइंट ये माना, इसको मैंने बोल दिया रेफरेंस पॉइंट। क्या बोल दिया, रेफरेंस पॉइंट, कि हां ठीक है, इस पॉइंट की पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया है। मैंने अगर इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ले लिया है, तो मैंने कहा कि यहां पे मैंने एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया है। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज बहुत छोटा सा चार्ज होता है, इतना छोटा चार्ज होता है, इसलिए छोटा चार्ज होता है कि भाई अगर ये छोटा चार्ज, अगर इसको हम छोटा चार्ज नहीं लेंगे तो ये अपनी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या होने लगेगा, इंटरेक्शन होने लगेगा। इसीलिए हम छोटा टेस्ट चार्ज लेते हैं कि इसको हम इतना छोटा लेंगे कि ये अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड ना जनरेट कर पाए। अब हमारा जो मेन टास्क है, हमें इस पॉइंट की पोटेंशियल बीए निकालना है। तो हमने कहा कि बीए निकालेंगे कैसे, तो मैंने कहा कि इस चार्ज को यहां से यहां तक स्लोली मूव करो। क्या करो, स्लोली मूव करो। मैंने कहा इसको स्लोली मूव करो।
अब स्लोली स्लोली मूव करके यहां तक लेके आओगे। अब तुम्हें पता है कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई है, तो यहां से यहां लाने में, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है ना, पहले से एक पॉजिटिव चार्ज तो रखा हुआ है जिसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड फैला रखी है। अब इसको यहां से यहां तक लाने में, इस पॉइंट तक लाने में आपको एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज इसको रिपेल करना चाहेगा, तो आपको यहां से यहां लाने में एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा। हमने कहा कि डब्ल्यू वर्क करना पड़ा। अब हमने कहा कि यहां से यहां तक आप लेके आए हो, तो जो ऑब्वियस सी बात है भाई, यहां पे यहां से यहां तक लाने में हमें काम करना पड़ा है, तो इस पॉइंट की पोटेंशियल क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस BA माइनस BB इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट B टू A डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। ये होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ये आता है क्या, ये आता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये आता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, BA माइनस BB, और ये जितना वर्क डन किया गया किसको लाने में, Q0 को, चार्ज को लाने में। तो मैंने कहा ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब मुझे इस पॉइंट की पोटेंशियल निकाली थी, इस पॉइंट की पोटेंशियल। अब हमारे पास यहां इस पॉइंट की पोटेंशियल यहां से आ तो सकती है, लेकिन एक पोटेंशियल एक्स्ट्रा है BB। मैं अगर इस पॉइंट के रेफरेंस को, इस पॉइंट को मैंने रेफरेंस माना है, अगर मैं इसके पॉइंट के पोटेंशियल को मैं जीरो बोल दूं, क्या बोल दूं, जीरो। मैंने कहा रेफरेंस पॉइंट जो है हमारा, वो पोटेंशियल अगर उसका जीरो है, तो यहां से हमारे पास BA आ जाएगा। BA इक्वल टू क्या आ जाएगा, W/Q0। मैंने क्या बना, हमने मान लिया कि जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है उसका पोटेंशियल क्या है, जीरो। और जनरली हम रेफरेंस पॉइंट क्या मानते हैं, जनरली हम रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी को मानते हैं। किसको मानते हैं, इंफिनिटी को मानते हैं। तो यहां से दो चीजें क्लियर हुई, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल। तो अब इसका अगर हम आपको डेफिनेशन लिखे, तो एक बार इसको पहले नोट कर लीजिए, आप एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए कि मैंने समझाया क्या है। अब इसके अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे डेफिनेशन, तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, जो आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है वो होती है कि वर्क डन, लिख लेना मैं बोल दे रहा हूं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पर्टिकुलर पॉइंट अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पर्टिकुलर पॉइंट अगेंस्ट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अगर पास मान लो, एक बार फिर से समझा रहा हूं, हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट B है और एक पॉइंट A है। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अगर हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो सबसे पहले मान लें कि यहाँ का पोटेंशियल BA है, यहाँ का पोटेंशियल BB है। मैंने कहा यहाँ पे आप एक Q0 टेस्ट चार्ज रखो और इस Q0 टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक स्लोली स्लोली लेके आओ। जितना वर्क डन हमें W करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, जो चार्ज को लेके आओगे तो अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे कोई ऑलरेडी एक चार्ज होगा, तभी तो ये इसको रिपेल करेगा, तभी तो लाने में कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो लाने में कुछ काम करना पड़ेगा, तभी तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक, तभी तो बढ़ेगा कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा जैसा कि आप दो बच्चे हो, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक ही लोगों को सिलेक्ट होना है, तभी तो आप ज्यादा मेहनत करोगे। आप पता चला कि दो लोग हो, तैयारी करो, दो लोगों को सिलेक्ट ही होना है, तो दोनों लोग तैयारी करो, दोनों लोग को सिलेक्ट हो जाना है। तो भाई तुम तैयारी नहीं करोगे तो सीट है तो तुम कितना भी नंबर लेकर दो लोग तो सिलेक्ट ही हो जाओगे। लेकिन एक लोग सिलेक्ट होगे तो आप तैयारी करोगे, इसलिए ऐसे एक ही इस चार्ज को आना, यहाँ पे एक चार्ज पहले से प्रेजेंट है, तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज आने में कुछ काम करेगा। इस पॉइंट की पोटेंशियल B है, इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को चार्ज को लेके आ रहे हैं। तो मैंने कहा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा BA माइनस BB, वो हो जाएगा वर्क डन बाई Q0। ये टेस्ट चार्ज है, ये क्या है, टेस्ट चार्ज। तो ये होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है आपके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंबल्स। क्या है, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। अब कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं जो आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट बनती है, जनरली जो आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट बनती है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। अब उस कंपोनेंट्स का सिंबल क्या होता है, एक बार आपके बोर्ड में क्वेश्चन भी आया था, 5 नंबर का आया था, 5 नंबर का क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल के ऊपर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के कुछ सिंबल होते हैं, जैसा कि आपका पहला क्या होता है, रजिस्टर होता है। क्या होता है रजिस्टर, तो आप रजिस्टर को ऐसे शो करते हो, क्या करते हो, ऐसे शो करते हो। रजिस्टर क्या होता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है, अपने आपके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के पास में एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, आपके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, एक रुकावट आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। दूसरा एक चीज आता है वेरिएबल रजिस्टर। क्या आता है, वेरिएबल रजिस्टर, इसी को हम क्या कहते हैं, रियोस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रियोस्टेट। अब रियोस्टेट क्या होता है, मान लो आपके पास एक ऐसे रजिस्टर है, क्या है,
एक रजिस्टर ऐसे होता है और यहां पे हम ऐसे शो कर देते हैं। कैसे शो कर देते हैं? ऐसे। अब देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वेरिएबल रजिस्टर की आप रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो। अगर इसको इधर लेके जाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन इसको इधर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट कहते हैं। इसको ऐसे भी शो किया जाता है, इसको भी वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट कहा जाता है। जो आपके पास तीसरा होता है वो होता है सेल। क्या होता है? सेल। अब सेल क्या होता है? सेल ऐसे शो किया जाता है। ये जो बड़ा वाला डंडा है इसको हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, जो छोटा वाला डंडा है उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव टर्मिनल। सेल को ऐसे ही सर्किट में कनेक्ट किया जाता है। अब हम जो हमारे पास चौथी चीज होती है वो होती है बैटरी। अब बैटरी क्या होती है? बैटरी कई सारे सेल्स को जब आप मिला के बनाते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। मान लो ऐसे आपके पास एक सेल, फिर दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, फिर चौथा सेल। आप देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जो इस साइड अगर हमने पॉजिटिव टर्मिनल ले लिया है तो सबसे इधर लास्ट साइड में नेगेटिव टर्मिनल होगा ही होगा। छोटा वाला डंडा नेगेटिव टर्मिनल, बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये होता है बैटरी। जो आपके पास फिफ्थ चीज आती है वो क्या आती है? वो आपके पास आता है बल्ब। क्या आता है? बल्ब। अब बल्ब क्या चीज है? बल्ब आप ऐसे शो करते हो, एक सर्कल बनाओ और यहाँ पे डब्लू, उल्टा डब्लू बना दो, तो ये होता है बल्ब। और जो सिक्स्थ चीज आती है वो आपके पास आती है लैंप। क्या आती है? लैंप। अब लैंप क्या चीज होता है? लैंप बनाने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल सा ये एक्स लगा दो, जैसे हम लैंप कहते हैं। जो आपके पास सेवंथ चीज आती है, सेवंथ क्या आता है? वायर्स क्रॉसिंग। अगर मान लो सिंपली आप जैसे देखोगे, आप नॉर्मल लाइफ में देखोगे, अपनी आंखों से देखोगे तो आप तो देख लोगे कि भाई दो वायर क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन अगर नॉर्मली हमें यहाँ पे इमेज में दिखाने की वायर्स क्रॉसेस कैसे करते हैं, वायर्स कैसे क्रॉस करते हैं, अगर हमें सर्किट में शो करना है, अपनी कॉपी में, अपनी किताब में करना है, तो उसको दिखाने के लिए हम ऐसे यूज करते हैं। मान लो एक वायर ऐसे है और दूसरा वायर ऐसे, इसको शो करते हैं कि एक वायर दूसरे वायर के ऊपर से निकला हुआ है। अगर हम सातवें चीज की बात करें तो हमारे पास सातवां चीज जो आता है वो आता है अमीटर। क्या आता है? अमीटर। अमीटर को ऐसे शो करते हैं, ठीक है। अमीटर क्या काम करता है? अमीटर काम करता है, इट मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। ये सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। और आपके पास जो आठवां चीज आता है वो आता है वोल्ट मीटर। क्या आता है? हाँ, और एक अमीटर की एक और खास चीज होती है। अमीटर जब अभी कभी भी आप सर्किट में अमीटर को अगर कनेक्ट करोगे तो सीरीज में कनेक्ट करोगे। कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट। सर्किट में हमेशा सीरीज में लगता है मीटर। जो आपके पास आठवां चीज आता है वो आता है वोल्ट मीटर। क्या आता है? वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर क्या चीज होती है भाई? वोल्ट मीटर जो आपका होता है वो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेजर करता है? मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। इसको हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, शो करता मेजर करता है। अब देखो मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, इसको आपने नोट कर लिया हो। जो आपका वोल्ट मीटर है ये क्या करता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है भाई तो ये, और ये एक इंपॉर्टेंट बात ये क्या है? इट गेट कनेक्टेड इन पैरेलल। ये किसमें कनेक्ट होता है? ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। अब देखो जो हमारे पास नौवीं चीज आती है वो क्या आता है? वो आता है गैल्वेनोमीटर। क्या आता है? गैल्वेनोमीटर। हमारे पास नई चीज आती है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर और अमीटर में थोड़ी सी सिमिलरिटी होती है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? इट ऑल्सो मेजर्स द करंट इन द सर्किट। ये भी सर्किट में करंट मेजर करता है, लेकिन भैया अगर ये भी करंट मेजर करता है, ये भी करंट मेजर करता है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है, ये केवल करंट मेजर करता है, ये करंट तो मेजर करता है, बट it also indicates the direction of the current। ये करंट की डायरेक्शंस भी इंडिकेट करता है। गैल्वेनोमीटर आपके करंट की डायरेक्शन भी इंडिकेट करता है, और जो अमीटर होता है वो केवल करंट मेजर करता है। आपका जो वोल्ट मीटर होता है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट्स के बीच में मेजर करता है। आपका अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया था सर्किट में, आपका वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया था। तो ये सारी चीजें थी इतनी कंपोनेंट्स के बारे में। अब हम कुछ चीजें बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? एक चीज आता है आपका एसी सोर्स। एसी सोर्स को कैसे दिखाते हैं? आपका एसी सोर्स को कैसे दिखाते हैं? अगर एसी सोर्स को दिखाना है हमें, एसी सोर्स
अगर एसी सोर्स को दिखाना है तो हमें तो ऐसे दिखाते हैं, कैसे, ऐसे। ये फ्लैक्चुएटिंग है कि मतलब इसका भाई क्या हो, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसे कहते हैं एसी सोर्स। आपका एक जाते हैं की क्या होता है, की होता है भाई ऐसे होता है एक, और एक ऐसे होता है। इसका मतलब क्या है, बीच में अगर पॉइंट लगा हुआ है तो इसे कहते हैं क्लोज्ड, यानी कि सर्किट क्या है, कंप्लीट है, और करंट क्या होगा, फ्लो करेगा। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ओपन होता है, और सर्किट क्या है, सर्किट ओपन है, मतलब सर्किट क्लोज नहीं है, सर्किट खुली हुई है। अगर सर्किट खुली हुई है तो इसका मतलब यह है भाई कि क्या, करंट नहीं फ्लो करेगा। तो की होता है, एसी सोर्स होता है। तो इतने सारे आपके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है, कहता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को यूज करके आप एक सर्किट बनाओ। तो अगर आपको सर्किट बनाना है तो आप सबसे पहले क्या यूज कर सकते हो, एक रजिस्टर यूज कर सकते हो, ठीक है। रजिस्टर के साथ आप एक अमीटर यूज कर सकते हो, अमीटर के साथ आप एक सेल यूज कर सकते हो, सेल के साथ आप की यूज कर सकते हो, की के साथ आप क्या कर सकते हो, यहां पे एक वोल्ट मीटर लगा सकते हो। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, देखो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। तो ऐसे बना सकते हो आप कुछ भी, ये सेल होता है, ये की होता है, अमीटर होता है, रेजिस्टेंस होता है, वोल्ट मीटर होता है। तो कई सारे चीजों को लगा के आप बना सकते हो। यहाँ मतलब रेजिस्टेंस या रियोस्टेट भी यूज कर सकते हो, सारी चीजें कर, लैंप यूज कर सकते हो, बल्ब यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं एक बल्ब भी लगा दूं, देखो अगर मैं यहाँ पे एक बल्ब भी लगा दूं तो आपका बल्ब लग गया, एक बल्ब भी लग जाएगा। तो कई सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को, सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को यूज करके आप ऐसे डायग्राम बना सकते हो। आपके बोर्ड के बारे में कई बार ये पेपर क्वेश्चन आया है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट डिजाइन करो आपके लिए सर्किट कंपोनेंट्स को यूज करके। तो ऐसे आप आंसर दे सकते हो। अब इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ। उसके पहले मैं लूंगा 30 सेकंड का ब्रेक, क्योंकि मुझे पानी पीना है। हाँ, तो ब्रेक खत्म हुआ, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या होता है भैया, ओम्स लॉ होता है, कहता है कि ओम्स लॉ कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, दो लाइन की चीज है, मैं बता दूंगा आपको, सब समझ आ जाएगा। तो ओम्स लॉ कहता है, देख लो बोर्ड पे, ओम्स लॉ कहता है अंडर सिमिलर फिजिकल कंडीशंस, अंडर सिमिलर फिजिकल कंडीशन मतलब कि टेम्परेचर प्रेशर आपका सेम है, तो जो आपका बी है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब ये है कि मान लो आपके पास कोई एक सर्किट है, यहां पे मान लो यहां पे रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसका 20 वोल्ट है, ठीक है। अगर ये 20 वोल्ट है तो आपको पता है कि 20 वोल्ट क्या होता है, यहां से इसको ये प्रोपोर्शनलिटी क्वांटिटी बताओगे तो 20 वोल्ट क्या हो जाएगा, आई आर। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, क्या होता है, रेजिस्टेंस, और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट। यहाँ पे 20 वोल्ट रखा हुआ है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा, तो हो जाएगा I इक्वल टू बी बाई आर। बी कितना है 20 और आर कितना है 2, तो ये जाएगा 10 एम्पियर। यहाँ करंट कितना फ्लो करेगा, 10 एम्पियर। लेकिन अब देखो, मुझे इस सर्किट में 10 एम्पियर करंट नहीं चाहिए, मुझे करंट चाहिए 20 एम्पियर। कितना करंट चाहिए, मुझे करंट चाहिए 20 एम्पियर। अगर मुझे 20 एम्पियर करंट चाहिए और हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना चाहिए, अभी इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, 20 वोल्ट का था। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना चाहिए होगा, तो मैंने मान लिया कि x चाहिए, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 40 वोल्ट। तो मुझे यहां से 20 वोल्ट की बैटरी हटा के 40 वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ेगी। यही चीज ओम्स लॉ कहता है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि भाई जब आप करंट बढ़ाओगे तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। यहां पे देखो मैंने 10 एम्पियर से 20 एम्पियर करंट कर दिया है, यहां पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट से 40 वोल्ट हो गया, लेकिन रेजिस्टेंस आपका सेम रहेगा। क्या रहेगा, रेजिस्टेंस आपका सेम रहेगा। यही चीज ओम्स लॉ कहता है कि अंडर सिमिलर फिजिकल कंडीशंस इफ वी इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस देन करंट विल आल्सो विल इंक्रीज बट द रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। इसे कहते हैं ओम्स लॉ। अब देखो ये होता है ओम्स लॉ, इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब क्वेश्चन क्या होते हैं, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी इस पे कि क्वेश्चन क्या आया था। तो मैंने कहा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या,
अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ओम्स लॉ की क्या है, मैंने कहा कि अभी मैंने आपको बताया कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया मैंने तो यहां आ गया RI। जो आपका R है ये होता है रेजिस्टेंस, और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट होता है। मैंने कहा ठीक है, रेजिस्टेंस आ गया। मैंने कहा कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यहां पे y क्या होता है, आपका y कोऑर्डिनेट होता है, m क्या होता है, स्लोप होता है, x क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होता है, और c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। आपने ऐसा कुछ ग्राफ भी पढ़ा होगा, इधर y एक्सिस इधर x एक्सिस, तो ऐसे कुछ ग्राफ भी पढ़ा होगा। तो ये जो आपका होता है इसे हम कहते हैं क्या, इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। अगर और ये जो आपका स्लोप होता है, यहाँ थीटा एंगल अगर बना रहा है तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, स्लोप। इसी को हम m से लिखते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, स्लोप। तो आपने ये आपने मतलब क्या ये कर पढ़ी होगी, या लीनियर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी। पर अगर मैं इसको थोड़ा ओम्स लॉ से कंपेयर करूं, मैं क्या करूं, ओम्स लॉ से कंपेयर करूं, तो देखो मैंने कहा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में क्या कहता है, ओम्स लॉ में कहता है B इक्वल टू आर आई। क्या कहता है, B इक्वल टू आर आई। अगर मैं y एक्सिस पे इसको उससे इससे कंपेयर करूं, y इक्वल टू mx प्लस सी, यहां प्लस 0 लिख सकता हूं। मैंने कहा कि अगर B को y से कंपेयर करूं, किसको, B को y से, r को m से करूं, I को x से, c को 0 से करूं, तो कुछ ऐसे ग्राफ बनना चाहिए, इसको स्ट्रेट लाइन की तरह बनना चाहिए। स्ट्रेट लाइन की तरह ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इस एक्सिस पे जो y एक्सिस हम रखते थे, y एक्सिस पे हमने क्या रख रहा है, b रख रहे हैं। I x एक्सिस पे हम अभी तक x रखते थे, अब क्या रखेंगे, I रखेंगे। हमने कहा कि इधर b y एक्सिस पे b रखा, x एक्सिस पे I रखा, तो इसका एक इक्वेशन आएगा, और यहाँ पे इंटरसेप्ट कितना है, 0 है। तो हमारी जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी ये ऐसे आएगी, मतलब जो हमारी कर्व आएगी किसके बीच में, b और I के बीच में, इसे कहते हैं BI कर्व। क्या कहते हैं, BI कर्व। जो हमारा BI कर्व आया, BI ग्राफ आया है, वो सीधा लाइन स्ट्रेट लाइन है, किस कहां से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। भाई ये कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। ओरिजिन से क्यों पास हो रहा है, क्योंकि यहां पे इंटरसेप्ट क्या है, ओम्स लॉ के कंडीशन में इंटरसेप्ट क्या है, 0 है। ओम्स लॉ के कंडीशन में इंटरसेप्ट 0 है, इसीलिए ग्राफ कहां से पास करता है, ओरिजिन। अगर मैं इसका एंगल मान लूं थीटा, क्या मान लूं, थीटा, तो अगर यहां पे मैं tan थीटा निकालूंगा, स्लोप निकालूंगा, m इक्वल टू स्लोप होता है, तो स्लोप क्या आ जाएगा, tan थीटा। ठीक है, अगर tan थीटा मैं निकालना चाहूंगा तो tan थीटा अगर मैं यहां से निकालूं, मान लो यहां पे कोई हमारा पोटेंशियल होगा V नॉट, और यहां पे इस टाइम पे करंट कितना है, I नॉट। तो मैंने कहा अगर इसको मैं मैच करूंगा तो यहां पे ये हो जाएगा। अगर इस में देखूंगा मैं इस ट्राइंगल में, तो जो हमारा tan थीटा आएगा वो क्या आएगा, यहां 0 मान लो, तो B नॉट माइनस 0 अपॉन I नॉट माइनस 0, ये क्या हो जाएगा, हमारा स्लोप आ जाएगा। तो जो हमारा स्लोप आया वो एक तरह से B बाई आई आया, और हमें पता है कि ओम्स लॉ से B बाई आई क्या होता है, R होता है। तो इसका स्लोप हमें क्या देता है, जो BI कर्व है, ओम्स लॉ का BI कर्व है, इसका स्लोप हमें देता है रेजिस्टेंस। तो BI कर्व का स्लोप हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। क्योंकि यहाँ स्लोप हमने थीटा माना, m निकाला tan थीटा B नॉट माइनस 0 I नॉट माइनस 0। बहुत लोग कंफ्यूज हो गए कि भैया B नॉट माइनस 0, B नॉट की जगह पे आपने B कैसे रख दिया। तो भाई कुछ भी ले लो, B मैंने कोई एक इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया, I कुछ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया। B नॉट बाई I नॉट भी रखोगे तब भी तो वो किसका रेशियो, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ही तो रेशियो है। तो वही चीज मैंने किया। तो इसका जो स्लोप आया वो हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। तो हमेशा याद रखना कि BI कर्व का स्लोप आपको क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपके बोर्ड में आया भी था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कहता है, कह रहा है आपके पास एक ग्राफ दे रखा है, उसने आपको एक ग्राफ दे रखा है I और B का। इसने बोला इसके पास 3 कर्व्स हैं ऐसे, ये है आपकी क्या, R2 R1 R3, तीन कर्व दे रखा है। इसका रेजिस्टेंस R2 है, R1 है, R3। 3 वायर के लिए उसने बनाया, एक के लिए R2 R1 R3। ठीक है, ऐसा कर्व दे रखा है। कह रहा है कि हमें इनके बीच में रिलेशन बताना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज 3 रेजिस्टेंसेज। इन तीनों रेजिस्टेंस के बीच में हमें रिलेशन बताना है। अब देखो, अब तो आपको होगी कि भैया आपने तो BI कर पढ़ाया था, अब यहां तो I भी कर दे दिया है, अब तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज क्यों हो जाओगे भाई, बेसिक से चलो ना। मैंने कहा कि हमने पहले लिखा ओम्स लॉ, क्या लिखा,
ओम्स लॉ, हमें पता है ओम्स लॉ क्या होता है, B इक्वल टू आर आई होता है ना, और हमें पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लेकिन c तो हमेशा जीरो होता है ओम्स लॉ में, तो यहाँ पे c हटा दो, यानी कि y इक्वल टू क्या आया एम एक्स। अब देखो यहाँ पे y एक्सिस पे हमारे पास क्या है, करंट है, x एक्सिस पे हमारे पास क्या है, वोल्टेज, तो इसको भी थोड़ा चेंज करो, तो मैंने कहा इसको चेंज करो, तो आज इसको इससे लिख सकते हो आर आई इक्वल टू बी, मैंने y एक्सिस पे क्या कर लिया, करंट ले लिया, लेकिन y एक्सिस पे जब करंट है तो उसके साथ कुछ होता नहीं, देखो यहाँ पे कुछ है नहीं इसके साथ, तो यहाँ पे r हटा दो, ये हो जाएगा i इक्वल टू बी बाई आर। अब ये x एक्सिस पे हमारा क्या है, करंट है, और y एक्सिस पे हमारा क्या है, मतलब y एक्सिस पे हमारा क्या है, करंट है, यहाँ पे y एक्सिस पे क्या है, करंट है, और x एक्सिस पे हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। तो मैंने कहा इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, I इक्वल टू वन बाई आर इंटू बी, ऐसे लिख सकता हूं ना, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा क्या है, x एक्सिस। यहां पे जो m आया वो वन बाई आर आया कि नहीं आया, अरे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m से कंपेयर करो तो वन बाई आर ही तो आएगा, इसका मतलब ये कह सकते हैं m होता है स्लोप, क्या होता है, m होता है स्लोप, तो स्लोप यहां से देख सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के, मतलब जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम, जिसकी स्लोप ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी स्लोप कम, तो मैंने कहा जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, यहां से मैं ये देख सकता हूं, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि अगर इसका ये R2 है तो इसका एंगल अगर मैं θ2 मानूं, क्या मानूं, θ2, मैंने θ2 इसीलिए माना क्योंकि यहां पे R2 लिखा हुआ है, मैंने कहा अगर इसका एंगल मैं θ1 मानूं और इसका एंगल θ3 मानूं, तो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि जो θ3 है, यानी यहां देखो जो आपका θ3 है वो ग्रेटर है किसके, θ2 से, मतलब सबसे ज्यादा θ3, सबसे ज्यादा ये वाला एंगल θ3 ज्यादा है, फिर उसके बाद θ1 ज्यादा है, फिर उसके बाद में θ2 ज्यादा है, ठीक है ना। अब मैंने कहा क्या करना है, θ3 इज ग्रेटर देन θ1 इज ग्रेटर देन θ2, यानी कि इसको ये बोल सकते हैं स्लोप ऑफ थर्ड इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ सेकेंड इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ फर्स्ट। पता है ना कि जिसका मतलब जिसका थीटा ज्यादा उसका टेन थीटा भी ज्यादा होगा, उसका स्लोप भी ज्यादा होगा, तो स्लोप, इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है, मतलब देखो सबसे ज्यादा तो भाई यही तना हुआ ना, मतलब इसका सबसे झुकाव ज्यादा है तो इसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा, तो मैंने कहा कि स्लोप ऑफ थर्ड इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ सेकंड इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ वन, दैट इज m3 इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन m1, ठीक है, नहीं कुछ गलत हो रहा है, हाँ यहाँ पे है स्लोप ऑफ वन, यहाँ होगा स्लोप ऑफ टू, तो मैंने कहा m3 इज ग्रेटर देन m1 इज ग्रेटर देन m2, तो यहां से एक चीज बोल सकते हैं कि जब जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि हमने निकाल लिया है, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि R2 इज ग्रेटर देन R1 इज ग्रेटर देन R3, तो आपकी ये इक्वेशन सही हो जाएगी कि जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो R2 होगा, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस R1 ज्यादा होगा, फिर R3 ज्यादा होगा। आई बात समझ, तो ये चीज होगी, इसका आंसर ऐसे निकाला जाएगा। बेसिक से आपको चलना है, पहले कर्व प्लॉट करना है, फिर उसके बाद स्लोप और रेजिस्टेंस की रिलेशन देखनी है, फिर उसके बाद हमें स्लोप पता चल गया तो उसके बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें पढ़ना है रेजिस्टेंस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। क्या होता है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस से पढ़ने के पहले मैं आपको बता देता हूं कि रेजिस्टेंस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको एक बार कमेंट करना है कि आपको बताना है कि ये चीज़ें कितनी अच्छी लगी। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो अगर कमेंट करिएगा, मैं रेजिस्टेंस के आगे की सारी वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व की वीडियो बना दूंगा, तो क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है कि लगभग 1 घंटे की वीडियो होने वाली है, तो आप एक बार कमेंट करिएगा कि रेजिस्टेंस की वीडियो आप सेकंड पार्ट चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर आप कमेंट करोगे कि आप सेकंड पार्ट चाहते हो तो मैं सेकंड पार्ट पक्का अपलोड करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो फिर धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, और सेकंड पार्ट के लिए कमेंट एक बार जरूर कर देना।